हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th के टॉपिक वेक्टर का तीसरा वीडियो यानी कि थर्ड लेक्चर के साथ आपके सामने है। पिछले पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेक्टर क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज को किस तरह से वेक्टर, स्केलर और टेंसर में डिवाइड किया गया है। दूसरे वीडियो में डिस्कस किया है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो कि टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंडर में था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर में इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स का मतलब ये है कि दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर का जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि वो वेक्टर्स जो है वो कब इक्वल हैं, तो उस चीज को हम लोग इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स के अंडर में देखते हैं। किसी भी चीज का कंपैरिजन लाइक टर्म का ही हो सकता है। लाइक टर्म का होने का मतलब यह है कि एक जैसे टर्म, एक जाति के टर्म जब भी होंगे तो उनका कंपैरिजन पॉसिबल है। यानी कि हम ये बोलें कि अगर हम लोग किसी एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। स्केलर और वेक्टर दोनों अलग अलग चीजें हैं और इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे कहीं किसी को बताते हुए मैंने सुना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनका कंपैरिजन, किसी बच्चे ने पूछा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक स्केलर और एक वेक्टर का कंपैरिजन नहीं हो सकता। हाँ, कंपैरिजन हो सकता है। हम ये लिख सकते हैं कि अगर डिस्टेंस का कंपैरिजन मॉडुलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ करें, मॉडुलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो किया जा सकता है। और ये बोला जा सकता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जब हमने मॉड लगा दिया तो मॉड लगा देने का मतलब होता है कि हम इस क्वांटिटी के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करने का मतलब हुआ कि ये मॉडुलस के अंडर में आ जाने के बाद ये एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा और तब इसका इस स्केलर क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन पॉसिबल होता है। खैर, ये तो बात हो गई कि हम किन किन क्वांटिटीज का कंपैरिजन कर सकते हैं। अब अगर हमको वेक्टर का कंपैरिजन वेक्टर के साथ करना है तो उसके लिए कैसे देखा जाता है। तो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स में आज हम यही सीखेंगे कि हम लोग दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर्स कब बोलते हैं। तो चूंकि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दो पार्ट होता है, तो दोनों पार्ट इंडिविजुअली इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तब वो दो वेक्टर जो है वो इक्वल वेक्टर्स कहे जा सकते हैं। मान लीजिए कि यहां से ये एक वेक्टर है ए बी, और आप फिगर से ही ये बात देखिएगा कि हमने एक दूसरा वेक्टर यहां पे ड्रॉ किया, ये वेक्टर है सी डी। जैसा कि हमको फिगर में दिख रहा है कि जितनी लेंथ वेक्टर ए बी की है उतनी ही लेंथ वेक्टर सी डी की है। इसका मतलब हुआ कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी डी। और दूसरी बात यह है कि जिस डायरेक्शन में ए बी वेक्टर है सेम उसी डायरेक्शन में हमारा सी डी वेक्टर भी है। तो यहाँ पे हम ये बात लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बी is equal to vector CD, because the magnitude of vector AB is same as the magnitude of vector CD and the direction of vector AB is also same as the direction of vector CD. So ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है, इसलिए ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं। अगर हम एक दूसरे वेक्टर की बात करें बी ए, तो मान लीजिए कि बी ए वेक्टर तो हमारा ऐसे बनेगा, वो बी से ए की तरफ डायरेक्टेड होगा। ये वेक्टर है हमारा वेक्टर बी ए। अब अगर हम वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए का कंपैरिजन करें तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी ए के सेम तो है, लेकिन डायरेक्शन इन दोनों का जस्ट अपोजिट है। ए से बी जाना एक अलग बात है और बी से ए जाना एक अलग बात है। फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और आप दिल्ली से बॉम्बे गए,
ये एक अलग बात है, और आप बॉम्बे से दिल्ली गए, ये एक अलग बात है। ये दोनों अलग अलग मैटर है, जबकि इन दोनों प्रोसेसेस में आपने डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया है। फॉर एग्जाम्पल कि दिल्ली और बॉम्बे के बीच का डिस्टेंस अगर 1000 किलोमीटर है, तो दिल्ली से बॉम्बे जाते समय भी आपने 1000 किलोमीटर ट्रेवल किया, और बॉम्बे से दिल्ली जाते समय भी आपने 1000 किलोमीटर ट्रेवल किया। मतलब ये हुआ कि इन दोनों प्रोसेस में मैग्नीट्यूड तो सेम आया, लेकिन आपके जाने का डायरेक्शन जो है वो अलग अलग हो गया। तो ये दोनों वेक्टर सेम नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि बॉम्बे से दिल्ली जाना एक अलग मैटर हुआ, और दिल्ली से बॉम्बे जाना एक अलग मैटर हुआ। हाँ, एक बात हम जरूर बोल सकते हैं कि अगर हमने ये देखा कि AB और BA इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BA। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने इन दोनों पर वेक्टर साइन नहीं लगाया है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा हुआ है कि अगर हम बिना वेक्टर साइन लगाए किसी चीज को लिख रहे हैं इस तरह से AB और BA, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन इसमें नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें कि वेक्टर AB और यहां लिखें वेक्टर BA, तो दिस इज नॉट इक्वल टू। AB BA के बराबर है, आप AB लिखिए या BA लिखिए, ये बात सेम है, लेकिन वेक्टर AB वेक्टर BA के इक्वल नहीं है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर्स आर डिफरेंट, सो इट इज नॉट इक्वल। ये दो वेक्टर के इक्वल होने की बात होती है कि दो वेक्टर कब इक्वल कहे जाते हैं। उसके बाद ये तो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स की कहानी हो गई। अब आते हैं हम लोग दो वेक्टर को या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने की तरफ। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात हम बताना चाहेंगे कि देयर आर 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज देयर। तो यहां वेक्टर में भी हम लोग वेक्टर का एडिशन और इसका मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। वेक्टर का एडिशन और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन तो ठीक है, ये कोई पूछ दे कि वेक्टर का सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं, तो उसके लिए पहले हम एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि हमने यहां पर एक वेक्टर लिखा AB और यहां एक दूसरा वेक्टर बनाया, ये वेक्टर है BA। ये A से B गया है और ये B से A आया है। फिजिक्स में जब हम कहीं नेगेटिव साइन लगाते हैं तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि हमने डायरेक्शन पलट दिया है। अब यहां अगर हम इन दोनों बातों को इक्वल के तरीके से देखना चाहेंगे तो हम ये लिखेंगे कि वेक्टर AB इज नॉट इक्वल टू वेक्टर BA, बट वेक्टर AB इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर BA। अब ये क्या मामला है? तो ये मामला ये है कि यहां हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन BA का होगा उसका अपोजिट कर देना है। तो अगर आप B से A जाने का अपोजिट देखिएगा तो इसका मतलब होगा A से B जाना, तो वो बात तो यही है। तो यानी कि वेक्टर AB इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर BA। इसीलिए हम लोग जब दो वेक्टर का एडिशन तो पढ़ते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन इज नॉट टू इंपॉर्टेंट। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि अगर हम वेक्टर AB में से मान लीजिए कि कोई वेक्टर CD घटाना चाहते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर AB प्लस माइनस का वेक्टर CD, ऐसे लिखा जा सकता है। और यहां माइनस का वेक्टर CD लिखने का मतलब क्या हुआ कि CD वेक्टर का डायरेक्शन हमको पलट देना है, तो ये हो जाएगा वेक्टर AB प्लस वेक्टर DC। तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं? एडिशन ऑफ द वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब ये कहा जा सकता है या कहा जाता है कि सब्ट्रैक्शन इज एडिशन ऑफ नेगेटिव। तो मामला हमारे पास यही रह गया। हम एक और एग्जांपल आपको बताते हैं
कि हम लोग जब चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में क्लास 10 में भी पढ़ा होगा और आगे हमको क्लास 12 में भी मिलेगा। तो जब हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया होता है कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। वहां ये बात नहीं लिखी होती है कि चार्ज इज सब्ट्रैक्टिव इन नेचर। क्यों नहीं लिखी होती है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, तो ये हम बोल सकते थे कि चार्ज को सब्ट्रैक्ट करना है, तो नहीं, वहां हम सिर्फ यही प्रॉपर्टी लिखते हैं कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। अगर हमको कहीं मान लीजिए कि एक चार्ज Q1 दिया गया और एक चार्ज Q2 दिया गया माइनस के साथ, तो इन दोनों को ऐड करने का मतलब है कि Q1 प्लस माइनस Q2 एंड दैट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो हम लोग इसीलिए मैथ्स में एडिशन ही पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन को इस तरह से डील कर लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन का मतलब निकाल लेंगे एडिशन ऑफ नेगेटिव। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी जरूरत अभी हमको आगे पढ़ने वाली है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर को हम लोग ऐड करेंगे, दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहला सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करने का फिजिकल मतलब क्या है, हमारे डेली लाइफ में इसका यूज क्या है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर हमने इसको खींचने के लिए मल्टीपल डायरेक्शन में फोर्सेस लगाया। एक फोर्स इधर लगाया F1, कोई दूसरा फोर्स इधर लगाया F2, कोई तीसरा फोर्स इधर लगाया F3। तो अगर यहां पर हम मल्टीपल फोर्सेस लगा रहे हैं तो ये बॉडी मल्टीपल डायरेक्शन में तो नहीं जा सकती। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये इधर भी चली जाए, इधर भी चली जाए, इधर भी चली जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये किसी न किसी एक डायरेक्शन में ही जाएगी। तो वो कौन से डायरेक्शन में जाएगी और इस पर इफेक्टिव कितना फोर्स काम करेगा, ये निकालने के लिए हमको एडिशन ऑफ वेक्टर की जरूरत पड़ती है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको यही जरूरत पड़ती है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि इस तरह के सिचुएशंस में हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर का यूज करेंगे और ये निकालेंगे कि इन तीनों वेक्टर्स का जब वेक्टर सम, यानी कि अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर जब फाइंड आउट किया जाएगा तो हमको ये पता चलेगा कि इस ऑब्जेक्ट पर काम करने वाला नेट फोर्स कितना है और वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, और ये बॉडी उसी नेट रिजल्टेंट फोर्स के अंडर में ही चलेगी, जिधर वो लग रहा होगा उधर चलेगी। ये एडिशन ऑफ वेक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है कि हम लोग मोर देन टू वेक्टर्स अगर किसी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वी कैन फाइंड आउट बाय द रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स के क्या क्या रूल्स होते हैं तो ये समझते हैं। इस रूल को हम लोगों ने तीन पार्ट में बांट रखा है। पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पहला है ट्रायंगल लॉ, दूसरा है लॉ ऑफ पॉलीगन, लॉ ऑफ पॉलीगन, और तीसरा है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये तीन तरीके से हम लोग वेक्टर को ऐड करते हैं। सही मामले में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर का वो ट्रायंगल लॉ है, बाकी के दोनों लॉज उसका एनहांसमेंट है, यानी उसको थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में जब ले जाते हैं, उसी को थोड़ा एनलार्ज फॉर्म करते हैं तो हमको ये बाकी के दो लॉज मिलते हैं, लेकिन बेस जो है वो ट्रायंगल लॉ ही है। अभी आप ये देखेंगे कि कैसे ये दोनों लॉ इसी से जनरेट होके आते हैं या यही है ही, आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों लॉज भी यही है, बस बताने का तरीका थोड़ा घुमा दिया जाता है। खैर, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि अगर हमको दो वेक्टर्स ऐड करने हैं,
आप पहले ध्यान से इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है कि अगर हमको दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो दो वेक्टर्स को हम एक ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि हमको हमारा एक वेक्टर है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। अब हम दो पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस एक कंप्लीट वेक्टर को वेक्टर ए लिखेंगे और एक वेक्टर को सिर्फ वेक्टर बी लिखेंगे। आप चाहे स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, चाहे तो कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी लिखा गया। मान लीजिए कि हमारे पास ये वाला जो है वो है वेक्टर ए और एक ये दूसरा वेक्टर है, ये है वेक्टर बी। अब इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग ऐड करना चाहते हैं, तो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए इन एक ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड को इस दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देंगे। मतलब ये हुआ कि ये वाला हो गया एक वेक्टर ए और इसका दूसरा एडजेसेंट साइड ये हो गया वेक्टर बी। अब ये एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करने का तरीका भी इन जनरल नहीं है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि हम लोग अगर इन दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी को, तो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल ऐड किया जाएगा। पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल ऐड करते हैं। जहां पहला वेक्टर खत्म होता है दूसरा वेक्टर वो वहां से शुरू होता है। आपने देखा होगा कि घरों में जो हम लोग बीम बनाते हैं, छत बीम बढ़ती चली जाती है। हमको अगर 5 फ्लोर 7 फ्लोर 10 फ्लोर तक बीम को ले जाना है तो उतनी लंबी सरिया जो है वो एक साथ नहीं डाली जाती। एक सरिया लगाया, जहां पहली सरिया खत्म होती है वहां दूसरी सरिया लगाकर उसको एक वायर से बाउंड कर दिया जाता है। तो उसी तरीके से जहां ये पहला खत्म हुआ यानी कि अपने हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल वहां से शुरू कर दिया। ये हो गया एक ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड को हमने दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद ट्रायंगल बनाने के लिए हम लोग इस फिगर को क्लोज करेंगे। क्लोज करने का मतलब हुआ कि ट्रायंगल जो है वो एक क्लोज फिगर होता है, तो हम लोग इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने का मतलब कि इसका तीसरा साइड जो है वो हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो चलिए तीसरा साइड हम लोगों ने यहां से ड्रॉ कर दिया। अभी सिर्फ साइड ड्रॉ किया है, डायरेक्शन हम लोगों ने इसमें अभी नहीं दिखाया है। ये ट्रायंगल तो बन गया। अब हमको यही हमारा रिजल्टेंट होगा। इन दो वेक्टर को ऐड करने पर जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो ये वाला मिलेगा। लेकिन चूंकि दो वेक्टर को ऐड करने पर जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो तो वेक्टर होगा, तो वेक्टर होगा तो उसमें डायरेक्शन भी चाहिए होगा। तो इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे देखते हैं कि मान लीजिए कि हम बिना चौक उठाए अगर इसको ड्रॉ करना चाहते तो हम पहला वेक्टर ड्रॉ किए, जिस डायरेक्शन में हमको वेक्टर था उसी डायरेक्शन में हम बढ़ लिए, फिर उसके आगे हम दूसरे वेक्टर पर भी उसी डायरेक्शन में बढ़ गए। ये बात भी ठीक है। अब यहां से हमको अगर बिना चौक उठाए इस फिगर को क्लोज करना होता तो हम ऐसे आते। ऐसे आते का मतलब हुआ कि सेकंड वेक्टर के हेड से चलते और फर्स्ट वेक्टर के टेल पर आते, तो बिना चौक उठाए ये क्लोज फिगर हमको मिल जाता। रिजल्टेंट निकालने के लिए जो हम डायरेक्शन इधर से आते ठीक इसका उल्टा किया जाता है और इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे आता है। मतलब ये कि द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट इज फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। हम एक बार फिर रिपीट करते हैं इस बात को कि द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। ये हमारा ट्रायंगल लॉ का कॉन्सेप्ट है और ये वेक्टर आर मिलता है जो कि इन दो वेक्टर्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का एडिशन का रिजल्ट होता है। डायरेक्शन इसका ऐसा होगा और मैग्नीट्यूड इसका ये जो भी आएगा। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। यानी कि अगर हम इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बोलना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स द टू एडजेसेंट साइड
of a triangle is represented by two given vectors and the closing side in opposite sequence. The closing side in opposite sequence is the resultant of the two vectors. I hope it is clear to everyone कि how to apply the triangle law of vector addition. अब हम लोग आते हैं सेकेंड लॉ पर. सेकेंड लॉ का मतलब लॉ ऑफ पॉलीगन. लॉ ऑफ पॉलीगन क्या है? तो ट्रायंगल लॉ में हमने ये देखा कि हम दो वेक्टर ही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल लॉ में टोटल 3 साइड ही होती हैं, जिसमें एक तो रिजल्टेंट के लिए बुक हो गया, तो मेरे पास बची 2 साइड है जो कि 2 गिवन वेक्टर से रिप्रेजेंट हो गई, बात खत्म हो गई. अब हमारे पास कोई अगला ऑप्शन ही नहीं है कि अगर हम एक वेक्टर और ऐड करना चाहें तो ट्रायंगल में उसको कहां ले आएंगे? हमारे पास कोई जगह नहीं है, क्योंकि 3 साइड्स हैं ट्रायंगल में, 2 से 2 वेक्टर रिप्रेजेंट हो गए, एक से रिजल्टेंट रिप्रेजेंट हो गया, बात खत्म हो गई. अब आते हैं पॉलीगन लॉ पे. पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए बनाया गया. तो वो कैसे बनाया गया कि अगर हमारे पास मल्टीपल वेक्टर्स है, मोर देन 2 वेक्टर्स है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो हम एक पॉलीगन बनाते हैं. और कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा तो वही बिल्कुल ट्रायंगल लॉ वाला ही लगेगा. कैसे लगेगा कि मान लीजिए हमको वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, हमको ये 5 वेक्टर्स हैं, ए, बी, सी, डी और ई, और इन पांचों वेक्टर्स को ऐड करना है. तो हमने सबसे पहले पहला वेक्टर ड्रॉ किया, वेक्टर ए. फिर अभी ट्रायंगल लॉ में हम लोगों ने क्या किया था कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ा था, तो जोड़ दिया. दूसरे वेक्टर बी का टेल जो है पहले वेक्टर के हेड से जोड़ दिया. उसके बाद तीसरा वेक्टर, तो अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि जब हम सरिया ऐड करते जाते हैं तो पहली सरिया जहां खत्म हुई वहां से दूसरी शुरू हो गई, फिर दूसरी जहां खत्म होगी वहां से तीसरी शुरू हो जाएगी, फिर तीसरी जहां खत्म होगी वहां से चौथी शुरू हो जाएगी. तो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ा, दूसरा वेक्टर यहां खत्म हुआ, वहां से तीसरा वेक्टर शुरू हो जाएगा. यानी कि तीसरे वेक्टर का हेड जो है, टेल जो है वो दूसरे वेक्टर के हेड से जुड़ गया. ये वाला हो गया वेक्टर सी. अब आप बात समझ गए होंगे कि हमको इस तरह से आगे कैसे कंटिन्यू करना है. मान लीजिए कि ये हमारा एक वेक्टर हो गया, वेक्टर डी. ये चौथा वेक्टर तीसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है. पांचवा वेक्टर ई, मान लीजिए कुछ ऐसे हो गया, ये पांचवा वेक्टर हो गया ई. ये 5 वेक्टर जो कि हमको ऐड करने थे, वो 5 वेक्टर हमने एक पॉलीगन के साइड से सेटल किया है. पॉलीगन का मतलब है देयर आर मल्टीपल साइड्स. वो ट्रायंगल हो सकता है, वो स्क्वायर, वो क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, वो पेंटागन हो सकता है, वो हेक्सागन हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स. तो ये हम लोगों ने बना लिया. कुछ इस तरह के एंगल्स पे अगर हमको दिया गया है तो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ा, दूसरे वेक्टर के हेड से तीसरे वेक्टर का टेल जोड़ा, तीसरे वेक्टर के हेड से चौथे वेक्टर का टेल जोड़ा, चौथे वेक्टर के हेड से पांचवें वेक्टर का टेल जोड़ा. ये जो 5 वेक्टर थे ये तो जुड़ गए. अब हमको रिजल्टेंट निकालना है. तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने ट्रायंगल लॉ में एक बात बोली थी कि हम लोग पहले वेक्टर के टेल से और लास्ट वेक्टर का हेड ऐड करते हैं. पहले वेक्टर के टेल से और लास्ट वेक्टर का हेड ऐड करते हैं. मतलब ये कि ये हमारा डायरेक्शन होगा फाइनल रिजल्टेंट का. पहले वेक्टर के टेल से और लास्ट वेक्टर का हेड ये जोड़ा गया. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एंड दिस लेंथ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. ये हमारा वेक्टर बन गया. रिजल्टेंट हमको मिल गया. रिजल्टेंट मिल गया मतलब हम यहाँ पे ये बात नोट कर सकते हैं कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी और प्लस वेक्टर ई.
ये 5 वेक्टर का रिजल्टेंट हमारा ये वाला वेक्टर है जो कि हमने एक अलग कलर से दिखा रखा है। अब मैंने ये भी बोला था कि ये जो बाकी के 2 लॉज हैं, पॉलीगन लॉ और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये ट्रायंगल लॉ का ही एनहांसमेंट है, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रायंगल लॉ ही है। तो चलिए ये बात भी देख लेते हैं कि हाउ वी कैन से दैट कि ये लॉ ऑफ पॉलीगन जो है ये ट्रायंगल लॉ का ही एनहांसमेंट है। तो हम इस पांचों को एक बार रिप्रेजेंट करने की बजाय दो को ऐड करते हुए चलते हैं, क्योंकि 2 को तो हम ट्रायंगल लॉ से ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने एक वेक्टर लिया a और एक वेक्टर लिया b, हम सिर्फ इन्हीं दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे। तो इन दोनों वेक्टर्स को जब ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर a और वेक्टर b को ऐड करने के बाद हमको जो रिजल्टेंट मिलेगा ट्रायंगल लॉ से वो ये वाला मिलेगा। इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। यहां देखिए, यहां ट्रायंगल लॉ अप्लाई हो रहा है कि वेक्टर a और वेक्टर b को जोड़ने पर हमको ये वाला रिजल्टेंट मिला। फाइनल रिजल्टेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ पहले इन 2 वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं। मान लीजिए ये एक नंबर्स का पैटर्न होता, वो वेक्टर नहीं है लेकिन नंबर्स का पैटर्न होता, 2 3 4 5 6, ये हमको ऐड करना होता। तो पहले हम 2 और 3 ऐड करते, जो हमको मिलता 5 उसको फिर 4 में ऐड करते, फिर जो मिलता उसको इसमें ऐड करते, फिर जो मिलता उसको इसमें ऐड करते, तब फाइनल रिजल्ट मिलता। तो यहां हम वही कर रहे हैं, यहां हमने पहले और दूसरे वेक्टर को ऐड किया और रिजल्टेंट निकाल लिया। अब जब हमको रिजल्टेंट मिल गया तो वेक्टर a और वेक्टर b का मतलब हमारे लिए खत्म हो गया। अब हमारे पास ये दोनों वेक्टर नहीं है, अब इनका रिजल्टेंट हमको मिल चुका है। तो रिजल्टेंट मिल गया तो एक वेक्टर हमारे पास ये वाला रिजल्टेंट हो गया। इस वेक्टर के हेड से हम ये तीसरे वाले वेक्टर का टेल जोड़ेंगे, फिर 2 वेक्टर, फिर लॉ ऑफ ट्रायंगल। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिला वो हमको फिर ये वाला मिलेगा। यहां देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और इसका डायरेक्शन इस तरह से हो गया। पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ा और फिर पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर का हेड रिजल्टेंट बता लिया गया। यानी कि अब हमको इसका और इसका, यानी वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c का फाइनल रिजल्टेंट ये वाला मिला। फिर अब उसमें ऐड करना है, तो फिर ऐड करना है, तो अब ये वेक्टर और वेक्टर d, यहां पे ट्रायंगल लॉ लगा लीजिए। तो ये हो गया पहला वेक्टर, पहले वेक्टर के हेड से वेक्टर d का टेल जोड़ दिया और फिर हमको रिजल्टेंट ये वाला मिल गया। आप ध्यान से देखिए, हम ट्रायंगल ही बनाते चल रहे हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट ये मिला, फिर इसका रिजल्टेंट ये मिला, फिर इस रिजल्टेंट और d का रिजल्टेंट ये मिला, और फिर यहाँ पे फाइनल जब रिजल्टेंट हमको निकालना हुआ, यानी इन पांचों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना हुआ, तो ये 4 का रिजल्टेंट था और इसके हेड के साथ हमने आखिरी वेक्टर का टेल जोड़ा, तो हमको फिर ट्रायंगल बना के, और ये जो अलग कलर से आपको दिख रहा होगा, ये फाइनल रिजल्टेंट हमको मिल गया। तो this is the polygon law of vector addition and we can easily understand that this is the enhancement of triangle law of vector addition. ये law of polygon की कहानी होती है। Thank you and that's all for today.